हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं हमारी MS1 के अंदर जो हमारी डिजीज चली हुई है, यानी कि जो हमारी यूनिट है 6 है, उसके अंदर जो डिजीज चली हुई है उसमें हम नेक्स्ट डिजीज याद करेंगे जिसका नाम है प्लूरिसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में देखेंगे प्लूरिसी जो है वो होता क्या है। तो इन्होंने बताया प्लूरिसी आल्सो कॉल्ड प्लूरोटिस्ट। तो जो प्लूरिसी होता है उसी को प्लूरोटिस्ट भी बोला जाता है। इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, यानी कि लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो प्लूरा पार्ट होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। और ये हो जाता है विच इज द मॉइस्चर एंड डबल लेयर मेम्ब्रेन्स दैट द सराउंडेड ऑफ द लंग्स एंड लाइनिंग रिब केज। तो ये जो हमारी होती है ये मॉइस्चर वाली और डबल लेयर हमारी ये होती है, और ये हमारे लंग्स के चारों ओर पाई जाती है, और ये हमारी पाई जाती है रिब केज तक। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होती है कैन मेक ब्रीदिंग एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी कि ऐसी ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर सांस लेना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ही पेनफुल होता है अगर ऐसी कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं तब। ठीक है, तो समटाइम इट इज द एसोसिएट विद द अनदर कंडीशन, और ज्यादातर इसमें जो और भी कंडीशन जो है वो एसोसिएट हो जाती हैं, जैसे कि प्लूरिटिक इन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड फिल हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, और मेम्ब्रेन्स की जो लेयर होती है उनके बीच में भी फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को प्लूरिसी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके कोज की बात करें हम, कोज और इटियोलॉजी की, तो इसमें कोज कौन कौन से रहते हैं, तो कोज देखेंगे हम। कोज में इन्होंने बताया है वायरल इन्फेक्शन जो है वो कॉमन कोज होता है प्लूरिसी का। ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं कुछ हमारे, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें सबसे पहला तो हमारा निमोनिया ही आ जाएगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस आ जाएगा, ये भी हम पहले कर चुके हैं, निमोनिया भी हम पहले कर चुके हैं, लंग्स अब्सक है वो भी हम पहले समझ चुके हैं क्या होता है, जैसे लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाना। ठीक है, और पल्मोनरी टीबी जो होती है वो, ये हमारे कॉमन कोज रहते हैं, आगे भी देखेंगे हम। तो ये हमारे कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से प्लूरिसी कंडीशन जो है वो अराइव हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में हम देखेंगे, डायग्राम में दिखा रखा है ये हमारा नॉर्मल प्लूरा है, यानी कि नॉर्मल हमारा लंग्स है, और लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो स्पेस है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और ये है जो हमारा, ये हमारा इन्फ्लेमेट प्लूरा, यानी कि ये जो पार्ट है हमारे लंग्स का, इसके अंदर है इन्फ्लेमेशन, सूजन है, और रेडनेस भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो नॉर्मल और अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये हमारा दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर हमारी और क्या क्या चीजें हैं। तो वही इसके अंदर जो हमारी पहली थी वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर थे जो हमारे प्लूरिसी का रीजन बनते हैं। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस। ठीक है, तो एग्जांपल इसमें दे रखा है सेप्टिसाइमा जो होता है, यानी कि ब्लड के अंदर होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी रीजन बन सकते हैं। कुछ हमारे ट्रॉमा, जैसे एग्जांपल हो जाता है हमारा, जैसे हमारी रिब होती है उनके अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो जाना, चोट लग जाना, चेस्ट की वाल में चोट लग जाना, ये भी रीजन रहते हैं हमारे प्लूरिसी के। और हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फीवर वगैरह हो जाना, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, मीजल्स वगैरह, यानी कि खसरा वगैरह, हेमेटिक्स जो हमारे फीवर होते हैं वो भी हमारे इसका रीजन बन सकते हैं। और हमारा एक ये भी रीजन रहता है पल्मोनरी नियोप्लाज्म। तो पल्मोनरी नियोप्लाज्म का मतलब होता है पल्मोनरी के अंदर नियोप्लाज्म होती है, जैसे आम भाषा में रसोली हम जिसको बोल देते हैं, तो हमारा नियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये हमारे रीजन रहते हैं प्लूरिसी के होने के, यानी कि लंग्स के अंदर हमारी इंफ्लेमेटरी और सूजन के। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमारी टाइप कितनी होती है। इसके अंदर टाइप हमारी हो जाती है, प्लूरिसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हमारा ड्राई प्लूरिसी होता है और एक होता है वीट, यानी कि गीला और एक सूखा। ठीक है, अगर हम इस ये दो टाइप तो हमारी रहती हैं। अगर इसमें पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हम प्लूरिसी की, तो वो हमारा जो है आगे जो स्प्रेड कैसे होता है, कैसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ड्यू टू कोज फैक्टर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले जो कारण रहता है, इसके कारण होता है अपर जो हमारा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यानी कि हमारा जो लंग्स है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, तो वो जो एरिया हमारा होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है, दूसरी स्टेज क्या होती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है प्लूरा की जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है दोनों साइड में, अंदर की और बाहर की, वहां पर वो फैल जाता है। फिर हमारा क्या होता है, प्लूरल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रब होती है थ्रोट ड्यूरिंग ऑफ द रेस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं तो वो हमारी प्लूरल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे रब यानी कि रगड़ खाता रहता है। और फिर हमारा क्या हो जाता है, इसमें पेन होता है, सीवियर शार्प एंड नाइफ लाइक पेन। तो इन्होंने बताया बहुत ही तीखा, बहुत ही दर्दनाक, जैसे चाकू से चीर देते हैं इस तरीके का पेन जो है वो इसमें महसूस होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी। तो अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं हमारे इसमें कुछ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमारा इन्होंने दिया है कि भाई सबसे पहला हमारा इसमें आ जाता है चेस्ट पेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट के अंदर देखेंगे भी चेस्ट पेन जो है बिकम सीवियर शार्प एंड नाइफ लाइक होता है। इसमें भी यही चीजें दी गई है कि इसमें जो दर्द होता है वो बहुत ही तीखा, बहुत ही तेज, चाकू की धार से जैसे काटते हैं उस तरीके का जो पेन होता है, जो प्लूरिटिक पेन हमारा बोला जाता है। प्लूरा के अंदर जो पेन होता है वो आपने चेक करना है। इंटरकोस्टल जो हमारी टेंडनेस होती है, प्लापेशन स्पर्श करके हमारी जो वहां की मांसपेशियां होती है जो रिब की साइड की, उनकी टेंडेंसी को चेक करना होता है। और जो प्लूरल इन्फेक्शन रब होता है वो भी आपने देखना, प्लूरा के अंदर जो फ्रैक्शन होता है रबिंग के कारण, रगड़ खाने के कारण, घर्षण के कारण, वो भी आपने चेक करना है।
थ्रोट यानी कि गले में होने वाले जो शोर थ्रोट हम जिसको बोलते हैं, वो आपने चेक करने हैं। लिमिटेड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है वो चेक करनी है कि भी जो सांस लेने की जो गति है, जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। और इसमें जो हमारा एविडेंस इन्फेक्शन फीवर और हमारा जो मलेरिया यानी कि हमारे स्वास्थ्य की दर क्या है, हमारा बुखार होना, इन्फेक्शन होना, ये सारी की सारी चीजें भी हमारी इसमें देखी जाती हैं। WBC जो है वो इंक्रीज होगा, वेट लॉस हो जाता। तो ये हर चीजें जो है ये हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आती हैं। इसको आप ध्यान से जो है एसेस करेंगे सारी की सारी चीजों को। नेक्स्ट हमारी इसमें देखी जाती है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर सबसे पहले जो चेस्ट है उसका एक्सरे कराना जरूरी होता है, स्पूटम एग्जामिनेशन कराना होता है, बलगम जो है वो कितना कैसा और कैसे कलर का और कितना थिकी बन रहा है, तो वो सारा एग्जामिनेशन भी जरूरी होता है। और इसमें हमारी बायोस्कोपी की जाती है। बायोफिजी जो हमारी होती है वो होती है प्लूरल एरिया की, और इसमें हमारा किया जाता है जो कि हमारा थोरेसेंटेसिस जो हमारी चीजें होती है यानी कि थोरक्स में पाई जाने वाली जो भी चीजें होती है उनका भी हमारा टेस्ट किया जाता है। और कैंसरेशन कराया जाता है हालो नीडल्स इनटू द प्लूरल कैविटी इन ऑर्डर ऑफ द ड्रेन्स फ्लूइड ब्लड पस और एयर। तो जो हमारी जो प्लूरल एरिया के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसके अंदर एक जो खाली नीडल्स होती है वो उसके अंदर डाली जाती हैं, और उसमें जो भी ड्रेन हो रहा है, जो भी फ्लूइड है, ब्लड है या पस है या एयर है, वो सारी की सारी चीजें निकाली जाती हैं। तो हमारी जो खाली नीडल होती है वो इंसरेशन करा के इन सभी चीजों को निकाला जाता है। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक की जो है ओवुलेशन इसका रहता है। तो नेक्स्ट में हम इसमें देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें हमारे कौन से रहेंगे, वही सीवियर प्लूरल इन्फ्यूजन, ये भी एक जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है हमारे केस को। दूसरा हमारा इसके अंदर क्या हो जाता है, फिनोमोथोरेक्स। ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स जो होता है, न्यूमोथोरेक्स के अंदर हो जाता है लंग्स के अंदर हवा भर जाना, हमारा न्यूमोथोरेक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एयर फुलफिल्ड हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, हेमोथोरेक्स। हेमोथोरेक्स में क्या हो जाता है कि जो कैविटी हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है, तो कैविटी होती है प्लूरल कैविटी जो होती है, उसके अंदर अगर ब्लड भर जाता है किसी भी रीजन से, चोट लगने से या इन्फ्लेमेटरी से, किसी भी कारण से अगर ब्लड भर जाता है तो वो हमारा हीमोथोरेसिस बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है एटलेलाइसिस। तो ये हमारी जो कंडीशन रहती है, एटलाइस्ट जो होती है ये हमारी इन्फ्लेमेटरी की ही कंडीशन होती है। एटलाइस्ट में हमारा जैसे कि लंग्स के अंदर या फिर सांस लेने में किसी भी प्रकार की रुकावट होना स्टार्ट हो जाती है, श्वसन रोधी हम जिसको बोल देते हैं, वो जो कंडीशन होती है वो हमारी एटलेस्टिस में आ जाती है। ठीक है, यानी कि कोई किसी भी बाहर की चीज फंसने से भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर हमारे इंटरनल लंग्स के अंदर पाए जाने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से भी सांस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो सांस के अंदर जो रुकावट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन कहीं एयर फुल हो जाती है, कहीं पर ब्लड के कारण हो जाती है, कहीं बाहर की चीजों के कारण हो जाती है, और कहीं हमारा सीवियर प्लूरल के अंदर इन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन हमारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे हमारी प्लूरिसी के अंदर, और हमारी जो ये दिक्कत होती है इसको और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर हम मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एंटी माइक्रोबल्स थेरेपी होती है वो जरूर हमारी करानी चाहिए, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए। दूसरा इसमें क्या दिखाया जाता है, आल्सो NSAID शुड बी द यूज ऑफ द पैरासीटामोल। तो इसमें ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं, तो ये हमारे ड्रग्स जो होते हैं ये सारे के सारे देने चाहिए। जैसे पैरासीटामोल जो है वो इसी ड्रग्स के अंदर आ जाता है, यानी कि नॉन सेट्रॉइड ड्रग्स हमारे ये होते हैं, नॉन सेट्रॉइड ड्रग्स और एंटी इन्फ्लेमेशन डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे हमारे ड्रग्स होते हैं इस तरीके के। और ये लोकल हॉट एप्लीकेशन आपने करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ट्रीटमेंट कराना होता है अंडरलाइन प्राइमरी डिजीज एंड इन्फ्लेमेशन यूजुअली ऑफ द रिजोल्व व्हेन द प्राइमरी डिजीज सबसाइड। तो इन्होंने बोला है कि अगर अंडरलाइनिंग जो प्राइमरी जो डिजीज होती है अगर उनका ट्रीटमेंट करवा दिया जाता है ना, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे कि निमोनिया का और टीबी का, उनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह जो होती है, अगर अंदर से अगर बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाहर की जो सूजन होती है वो खुद ही रिजोल्व हो जाती है। ठीक है, तो जो और दूसरी प्रॉब्लम होती है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर मेन डिजीज अंदर से अगर ठीक हो जाएगी तो सूजन वगैरह जो है वो अपने आप ही ठीक होती चली जाती है। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये रहता है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। तो ये है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट इसके अंदर। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि एक नर्स जो होती है उसने क्या क्या प्रबंध करने होते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, उनकी कौन कौन सी कंडीशन और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले असेस करेंगे लोकेशन,
कैरेक्टरिस्टिक और इंटेंसिटी ऑफ पेन और कंटिन्यू हैक स्टेब्लिश या बर्निंग। तो सबसे पहले जो नर्स होती है उसको पेशेंट के पेन का ध्यान रखना है कि उसका जो पेन है वो किस तरीके का पेन है, लोकेशन देखनी है भी किस जगह पे पेन हो रहा है, क्या पेन की विशेषता है, कितने ज्यादा मात्रा में पेन हो रहा है, ठीक है, लगातार हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, बहुत चुभन वाला पेन है या स्टेबल पेन है या बर्निंग या जलन महसूस हो रही है, पेन किस तरीके का है, सबसे पहले ये एसेस जरूर करना है नर्स ने। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर एंड फ्रीक्वेंटली चेंज ऑफ पोजीशन, बैक रब स्पॉट विद पिलो। तो सबसे पहले जो है नर्स है उसने ध्यान रखना है कि कंफर्ट पोजीशन देनी है पेशेंट को और उसकी पोजीशन जो है चेंज कराते रहना है, उसकी कमर को रब करना यानी कि कमर पे थोड़ी सी मालिश करेंगे और पिलो वगैरह का सपोर्ट देंगे अगर उसे जरूरत है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नर्स को इंक्रीज करना चाहिए उसके रिलैक्सेशन की जितनी भी चीज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो उसकी कराएं ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। तीसरा नेक्स्ट इन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन कराने हैं, एनालिसिस जो होते हैं जैसे पेन किलर वगैरह होते हैं और एंटीटेसिव्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो भी ड्रग्स वो सारे के सारे आपने देने हैं, कफ वगैरह ना हो, एक्सेस म्यूकस के लिए जो हमारे जितने भी ड्रग्स होते हैं जो भी चीजें होती है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन करानी है। अगर पेशेंट को जरूरत है तो प्रोवाइड कराना है क्यूट इन्वायरमेंट। क्वाइट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि उसे ज्यादा शोर शराबे से दूर रखना, शांति की जो चीजें होती है वो प्रोवाइड करानी है, ज्यादा शोर शराबा उसके पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नर्स को क्या करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे पेशेंट के चेस्ट स्प्लिंटिंग जो टेक्निक होती है वो बतानी चाहिए, कफ वगैरह जो होते हैं उसको रिड्यूस करना और चेस्ट में जो डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है उससे उसको रिड्यूस करने के लिए जो सारी की सारी जो टेक्निक होती है वो सारी की सारी बतानी चाहिए पेशेंट को। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो नर्स होती है इफेक्टिवनेस ऑफ द पेन कंट्रोल, तो सारी की सारी वो चीजें देनी है जो उसके पेन के लिए इफेक्टिव रहे, पेन जो है वो कम हो जाए, पेन जो है वो कंट्रोल हो जाए और प्रोवाइड करानी सारी की सारी मेडिकेशन और कंट्रोल करना है पेन के ऊपर। यानी कि किसी भी तरीके से जो पेशेंट को अगर किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो सारी की सारी टेक्निक, सारी तरीके के जो ड्रग्स होते हैं पेन किलर, सारी की सारी चीजें जो भी पेशेंट को बताया जाता है वो सब कुछ आपने बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोस। तो नर्स जो डायग्नोस किस किस चीज का करेगी, इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखेगी पहले तो, रिलेटेड होता है स्टेपिंग चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन यानी कि जो उसके छाती वाला जो एरिया होता है उसके अंदर अगर दर्द हो रहा है तो उसमें देखना उसकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वो सांस कैसे ले रहा है, रुक रुक के ले रहा है, टक टक के ले रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है, धीरे धीरे ले रहा है, तो ये उसका जो सांस लेने का जो पैटर्न है ये देखना है। एंजाइटी रिलेटेड टू नॉलेज डिफिसिट, और उसकी जो जो उसके नॉलेज की कमी है उसके अंदर, एंजाइटी है उसको यानी कि उसे किसी चीज का पता नहीं है और उस चीज की वो चिंता कर रहा है, तो इस बात पे भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट इन्होंने बताया इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनरोक्सिया, स्पूटम प्रोडक्शन, फीवर, ब्रोंकायोडायलेटर एंड ट्रीटमेंट, ओडोर एंड द टेस्ट ऑफ स्पूटम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है सबसे पहले नर्स ने डायग्नोज करना है कि जिसका उसका जो न्यूट्रिशन है वो कितना उसमें बैलेंस है, कितना इम्बैलेंस है, किस तरीके का ले रहा है, बॉडी को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसे भूख कितनी लगती है, स्पूट वगैरह कितना प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि बलगम वगैरह कितना बन रहा है उसका, बुखार तो नहीं है उससे, ब्रोंकोडायलेटर जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको उसको देना है, और ओडोर और टेस्ट यानी कि जो उसके माउथ में आने वाला जो स्पूट होता है, जो थूक होता है, उसका किस तरीके का क्या स्वाद है, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है वो आपने देखनी है। ठीक है, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, अगर उसको चिंता है अपनी बीमारी के प्रोसेस को लेकर के कि बीमारी कब है, कैसे है और कैसे ये ठीक होगी, तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप उसकी चिंता को दूर करोगे, आप उसे सारी की सारी चीजें समझाओगे और आप उसे सारे के सारे जो ड्रग्स हमारे जो NSAIDs जो ड्रग्स हमारे बताए गए हैं यानी कि नॉन सेट्रॉइड जो हमारे ड्रग्स होते हैं, नॉन सेट्रॉइड हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो ज्यादा प्रोवाइड कराने हैं आपने ताकि वो उसे नुकसान भी ना करें। तो जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वो भी आपने उसको देना है, पोजीशन जो कंफर्ट है वो भी आपने देनी है, पेन एनालिसिस जो भी आपने देने हैं, पेन किलर वो सारे के सारे प्रोवाइड आपने करने हैं और आपने पहले डायग्नोज करना है। डायग्नोज अच्छे से कर पाओगे तो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाओगे और वही फिर हमारी जो ट्रीटमेंट होती है उसके साथ साथ हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट की जो चीजें वो भी आप पेशेंट को दे पाओगे, तभी पेशेंट जो है कंफर्ट रहेगा और उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी होगी। ठीक है, तो आपने रखना है इन सभी चीजों का ध्यान। तो ये जो हमारी डिजीज है प्लूरिसी ये हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।